नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोहपाल आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप है क्या। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से बना है, जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप, मरुस्थल, इन सब से मिलकर हमारा भारत की जो स्थलाकृति है वो बनता है। इसमें 10.7% पर्वत हैं, 18.6% पहाड़ी हैं, 17.7% पठार हैं और 43.0% क्या है, मैदान। इनको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, पर्वत सबसे कम, यानी कि 10.7 पर्वत, उससे पहाड़ी उससे नीचे होती है तो उससे ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज उसकी ज़्यादा है, पहाड़ी उससे भी ज़्यादा यहाँ पठार, उसके बाद में 40, यहाँ पर 17 नहीं 27 पठार, यानी कि इधर से बढ़ते क्रम में है और उधर से ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पर्वत पहले, पहाड़ी उसके बाद पठार और सबसे नीचे मैदान। ठीक है, इस जो भारत है, भारत को भौतिक स्वरूप को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 मैदान, नंबर 3 मरुस्थल, नंबर 4 पठार, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 ये 6 जो है पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय मैदान और द्वीप, इन सभी से मिलकर ही हमारे जो भारत के भौतिक स्वरूप है या भारत की आकृति है उसका निर्माण होता है। सबसे पहले चलते हैं हम पर्वत के बारे में। भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। नंबर 1 है ऊपर से यहाँ पे ट्रांस हिमालय, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, चौथा निम्न या शिवालिक हिमालय, हिमालय की श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या निम्न हिमालय। ट्रांस हिमालय यहाँ से
ये वाला भाग ट्रांस हिमालय का। कौन सा भाग? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में एक दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये आता है यहाँ से, सबसे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर आता है हमारा K2। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान में भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान भारत की जो उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम K2 नहीं लगाएंगे। तो हमारी जो सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, इसमें है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ठीक है, अब ये जो K2 है, K2 है कहाँ पे? अभी हमने बात की कि ये भारत की नहीं है, तो फिर है कहाँ पे? ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं POK, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और इस जो लाइन है इसको बोलते हैं LOC, और अक्साई चीन वाली लाइन है इसको बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर से जो पाकिस्तान वाली लाइन है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये वास्तव में ये K2 जो है वो POK में स्थित है। इसीलिए हम भारत की सबसे ऊंची चोटी के लिए K2 को नहीं पढ़ते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कंचनजंगा लगाएंगे। अगर खाली आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम K2 लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। यहाँ पे लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सभी क्या है? ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। इसमें ट्रांस हिमालय में आते हैं बृहत हिमालय। इसके नीचे का जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय से, उसको हम बृहत हिमालय बोलते हैं। अब बृहत हिमालय में जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब बृहत हिमालय में पड़ते हैं। तीसरा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में जैसे लाहौल, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, कश्मीर की घाटी और जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे, ये सब मध्य हिमालय में पड़ते हैं। अब आते हैं इसके सबसे जो हिमालय श्रेणी का सबसे निचला भाग है, दक्षिणतम भाग, उसको निम्न हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे इसको जो दून, देहरादून, हरिद्वार, ये सब कहाँ पड़ते हैं? शिवालिक हिमालय में। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से हमने पढ़ा कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को यहाँ से नदियों के आकार के रूप में, यानी एक नदी से दूसरे नदी तक के क्षेत्र के रूप में भी यहाँ पे बांटा गया है। यहाँ पे है हमारी सिंधु नदी, और यहाँ है सतलज नदी, कहीं कहीं सतलुज भी लिखा हुआ, सतलज नदी। इसके जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय, या कश्मीर हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर। किसी किसी किताब में केवल 500 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी सब इसी जो कश्मीर हिमालय है उसी में है। अब यहाँ से सतलज नदी से यहाँ तक, यहाँ पर काली नदी है, काली नदी। ठीक है, यहाँ से सतलज नदी से काली नदी तक के क्षेत्र को कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय,
इस कुमाऊं हिमालय में ही जो देहरादून है, उत्तराखंड है, ये इसी में पड़ता है, कुमाऊं हिमालय में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 320 किलोमीटर। इसमें जो नंदा देवी है वो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और जो उत्तराखंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। काली नदी से तीस्ता नदी तक, कहां तक? तीस्ता नदी तक, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय में हिमालय की सर्वोच्च चोटियां इसमें स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलावीरा, ये सब इसी में स्थित हैं। अब तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इसको देहांग नदी भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को ये हमने कितना बताया? ये 800 किलोमीटर है। ये नेपाल हिमालय है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है, 800 किलोमीटर। अब आते हैं तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं आसाम हिमालय। ठीक है, अब चलते हैं, हमने पर्वत के बारे में पढ़ा, अब चलते हैं हम मैदान के बारे में। मैदान, ये थोड़ा मिटा देते हैं, चलो इसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सॉरी, यहाँ मैदान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे सिंधु नदी और यहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा बाढ़ के रूप में बहा के लाए गए निक्षेपों द्वारा जो मैदान बनते हैं उनको मैदान बोलते हैं। ये कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ये नदियों द्वारा लाई गई होती है। अब ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक बांगर या फिर बांगड़, दूसरा खादर। खादर, पुरानी जलोढ़ जो होती है उसको बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ होती है उसको हम खादर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? खादर। ये उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कृषि प्रधान क्षेत्र होता है और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब चलते हैं हम मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल, हमने भारत में केवल एक ही मरुस्थल पढ़ना है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, मरुस्थल जो राजस्थान से लेकर पाकिस्तान में तक पड़ता है। अब चलते हैं हम पठार के बारे में। पठार, यहां पर है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, इसके उत्तरी साइड को उत्तर भारत और दक्षिण साइड को दक्षिण भारत। ये भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटने का काम करता है, यानी कि नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं दक्षिणी भारत और ऊपर के हिस्से को उत्तरी भारत। यहाँ पर इसके दक्षिण में दक्कन या फिर दक्षिण का पठार। यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है कि दक्कन का पठार कहाँ पे है, तो इस विंध्याचल पर्वत से दक्षिण साइड में। ठीक है, यहाँ पर एक और पढ़ेंगे हम कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, ठीक है, और इसके ऊपर मालवा का पठार। मालवा का पठार ये लगभग भारत के मध्य में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में विस्तृत है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से जो छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। पठार ये खनिज संसाधन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पठार है वो है, इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आया है कि भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार।
ठीक है। अब यहाँ पर एक अरावली श्रेणी है, अरावली, अरावली पर्वत। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसमें एक हम पढ़ते हैं माउंट आबू में सबसे, इसकी अरावली पर्वत जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं हम गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसकी जो लंबाई है 1723 किलोमीटर या ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात किया। यहाँ पर है मेघालय, मेघालय, मेघालय का में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है वहां पे एक पठार पाया जाता है जहां जिसको बोलते हैं मेघालय का पठार। इसमें जनजाति कौन सी पाई जाती है? गारो, खासी और जयंतिया। इसी जनजाति के नाम पर ही पहाड़ी का नाम भी है, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर है एक अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में ही है अमरकंटक। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है या नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? और जो दंड का रंड है वो भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर पठार की बात हो गई। अब चलते हैं हम तटीय मैदान, तटीय मैदान। यहाँ पे ये मिटा देते हैं। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इधर है अरब सागर, अरब सागर। यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर के यहाँ ये समुद्र है, ये अरब सागर, इसके समानांतर एक पश्चिमी घाट है यहाँ पे, और इधर बंगाल की खाड़ी के समानांतर पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए इसको जैव विविधता केंद्र या हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। जैव विविधता केंद्र मतलब पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व का हिमालय, ठीक है। इस जो पश्चिमी घाट है इसको कई भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात है, गुजरात, ठीक है। गुजरात से लेकर ये यहाँ तक तमिलनाडु तक फैला है, ठीक है। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को बोलते हैं कोंकण तट। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात से गोवा तक के जो पश्चिमी घाट के तट को क्या बोलते हैं हम? कोंकण तट, ठीक है। गोवा से मंगलोर तक का, मंगलुरु तक के तट को बोलते हैं केंद्र तट, केंद्र तट। किसी किसी किताब में कनारा तट भी मिलेगा। और मंगलूर से यहाँ तक के क्षेत्र को बोलते हैं हम मालाबार तट, मालाबार तट। यानी इधर साइड में तीन को हम पढ़ेंगे, तीन भागों में बांटा गया। और यहां से लेकर कृष्णा नदी के, तमिलनाडु से कृष्णा नदी के मुहाने तक को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के तट तक को, गोदावरी नदी के जो मुहाना है वहां तक के तट को बोलते हैं हम आंध्र तट, आंध्र तट या गोलकुंडा तट। गोदावरी नदी से यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग तक को बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ये जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर द्वीप के बारे में। ये बिठा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इधर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अंडमान, खास करके अंडमान निकोबार से, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे ऊंची, यहाँ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कौन सी है? सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। दूसरा यहाँ से आता है कि जो दक्षिणतम चोटी है वो कौन सी है यहाँ पे अंडमान निकोबार की, जिसको बैरन बोलते हैं, बैरन। ये वह द्वीप है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी यही है, बैरन। और दूसरा नारकोंडम, जहाँ से पूछे जाते हैं, नारकोंडम, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, ठीक है। जहाँ पे जो 36 द्वीप हैं वहां पे जनसंख्या है और बकाया पे जनसंख्या नहीं है। इधर चलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 11 द्वीप ऐसे हैं, 11 द्वीप जहाँ एकमात्र भाषा मलयालम बोली जाती है। अगर आ जाए कि जो लक्षद्वीप है वहां पे क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी? मलयालम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पढ़ा था, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। जहां से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वहां एक पहाड़ी है, कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है एक और पहाड़ी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ये डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है या फिर पहाड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर, ठीक है। इसके नीचे महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। वहां है एक अनाईमुडी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी। इसको कहीं कहीं एग्जाम में अनाईमुडी मिलता है। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 2696 मीटर, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? अनाईमुडी। तो हमने यहाँ पे पर्वत के बारे में पढ़ा, मैदान के बारे में पढ़ा, मरुस्थल के बारे में पढ़ा, पठार के बारे में पढ़ा, तटीय मैदान के बारे में पढ़ा और हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। तो हमने आज भारत का भौतिक स्वरूप कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से जितने मेन जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हमने यहाँ से देख लिए। और ज़्यादा गहराई से पढ़ने के लिए अब आप अपने किताबों में डिटेल से पढ़ें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।